हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूं? ये औरत, ये तो कोई इंसान ही नहीं है। वो औरत अब औरत नहीं रही थी बेटा। उसके पैर घुटनों से पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और वो एक बड़े लोहे के पतीले में कुछ काला काला पका रही थी। आज बरसों बाद ताजा इंसानी शिकार मिला है। पहले इसका कलेजा निकालूंगी, फिर इसकी हड्डियां चबाकर अपना पेट भरूंगी। मुझे यहाँ से भागना होगा। मुझे अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं जिंदा नहीं बचूंगा। जैसे ही युवा दीनानाथ पलटकर आंगन की तरफ भागा, सामने वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसने उसका रास्ता रोक लिया था। बाबा, आप तो मुझे रास्ते में भी मिले थे। भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा? अब बहुत देर हो चुकी है। वो तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। देखो, वो तुम्हारे ही मांस का भोज तैयार कर रही है। बाबा, आप कौन हैं? मुझे यहां से निकालिए। मैं इंसान हूं, मुझे मत मरने दीजिए। मैं यहां कैसे फंस गया? मैं भी इंसान था बेटा। आज से 50 साल पहले मैं भी इसी रास्ते से गुजर रहा था। इसी औरत ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। मैं इसके जाल में फंस गया। क्या वो सब लोगों को ऐसे ही मार देती है? मुझे बहुत डर लग रहा है बाबा। मुझे बस मेरे घर भेज दीजिए। उसने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला और मेरा मांस खा गई। तब से मेरी रूह इसी खंडहर के पास भटक रही है, ताकि किसी और मासूम को इस मौत के कुएं में गिरने से बचा सकूं। तो आप रास्ते में मुझे इसलिए बार बार दिखाई दे रहे थे ताकि मैं रुक जाऊं? काश मैंने आपकी बात तब मान ली होती। तभी खौफनाक हंसी के साथ वो चुड़ैल कमरे से बाहर निकल आई। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल थीं और नाखून इतने लंबे कि किसी खंजर की तरह चमक रहे थे। आज तो मजा आ जाएगा। बहुत देर से भूख लगी है। आज मैं किसी को भी जिंदा वापस नहीं जाने दूंगी। नहीं, मुझे मत मारो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने हवा में अपना हाथ लहराया और एक अदृश्य ताकत ने दीनानाथ को जमीन से 5 फीट ऊपर उठा लिया। उनका दम घुटने लगा और आंखें बाहर आने को हो गईं। छोड़ इसे, आज मैं तुझे और नहीं बढ़ने दूंगा। बूढ़े ने अपनी धुंधली काया बदली और पूरी ताकत से चुड़ैल पर झपट पड़ा। दोनों हवा में गुत्थम गुत्था होकर संघर्ष करने लगे। भाग बेटा, अभी मौका है, भाग। मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अपनी जान बचा और कभी पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे बस भागना है, पीछे नहीं देखना, बस अपनी जान बचानी है। दीनानाथ ने अपनी कीमती बैलगाड़ी, अनाज और सब कुछ वहीं छोड़ दिया। वो कांटों, कीचड़ और पत्थरों पर गिरते पड़ते गांव की तरफ भागे। पकड़ो उसे। उस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे उसका खून चाहिए। नहीं, कोई मुझे बचाओ। बस एक बार गांव पहुंच जाऊं। वो भयानक चीखें वो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं बेटा। उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। काका, अगर आप उस बूढ़े की बात मानकर पहले ही वहां से निकल जाते तो आपकी गाड़ी और सामान तो बच जाता। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी बेटा, कि मैंने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया। पर वो रूह, वो भला आदमी वहां सिर्फ मुझे बचाने आया था। काका, अब तो घर जाते समय मुझे हर पेड़ के पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देगा। कोई और कहानी सुना दीजिए जिससे ये डर कम हो जाए। नहीं बेटा, अब और कहानियों का समय नहीं है। रात के 12 बज रहे हैं और यह बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। अब चुपचाप अपने अपने घर जाओ। शंकर और उसका 15 साल का बेटा लखन अपनी नानी के गांव से घर लौट रहे थे। बारिश की आहट के साथ ही सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। लखन, तेरी वजह से हमें वहां से निकलने में इतनी देर हो गई। देख, कितनी रात हो गई है।
ये बैल भी अंधेरे में डर डर के चल रहे हैं। अरे बाबा, मुझे क्या पता था कि नानी विदाई करने में इतना वक्त लेंगी। और वैसे भी बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है। तुझे हर बात में मजा सूझता है। ये जंगल का रास्ता है, कोई खेल का मैदान नहीं। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ अजीब चीजें होती हैं। ओ बाबा, आप भी बिल्कुल गांव की पूरी अम्मा जैसी बातें कर रहे हो। वो भी हर मोड़ पर भूत प्रेत देख लेती हैं। डरना बंद कीजिए। तभी आसमान में बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा जंगल पल भर के लिए दूधिया रोशनी से भर गया। बाप रे बाबा, ये बादल तो सच में बहुत डरावने लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ा तूफान हमें निगलने आ रहा हो। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि जल्दी निकल। अब देख, ये बैल भी रुक रहे हैं। बारिश होने से पहले हमें कहीं रुकने की जगह ढूंढनी ही होगी। तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते रास्ता कीचड़ में बदल गया। बाबा, इतनी तेज बारिश में अगर हम ऐसे ही आगे चलते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें कहीं न कहीं रुक जाना चाहिए। देखो वो क्या है। वहां जंगल के बीचों बीच ये रोशनी कैसी? क्या वहां कोई स्कूल है? इतनी रात को जंगल में स्कूल? बाबा, जो भी हो, बाहर बहुत तेज पानी गिर रहा है। ऐसा करते हैं कि बारिश रुकने तक हम यहीं रुक जाते हैं। वे दोनों अपनी गाड़ी को मोड़कर उस स्कूल की इमारत की तरफ बढ़ने लगते हैं। लखन बेटा, एक बार फिर से सोच ले। इस घने जंगल के बीचों बीच ये स्कूल, ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। देखना, आसपास कोई गांव भी नहीं है। बाबा, आप तो हर वक्त बस शक ही करते रहते हो। कभी कहते हो जंगल ठीक नहीं, कभी कहते हो रास्ता खराब है। पुरानी कहानियों ने आपको डरपोक बना दिया है। नहीं बेटा, बात डर की नहीं है, पर इस वीराने में इतनी बड़ी सरकारी इमारत का होना, और वो भी इस वक्त, मेरा दिल कुछ गवाही नहीं दे रहा। जरा सोचो, इतनी तेज बारिश में अगर हमें ये स्कूल न मिला होता तो हम रात को कहाँ जाते? कम से कम सिर छुपाने की जगह तो मिल रही है। जैसे ही वे स्कूल के बरामदे के करीब पहुंचे, भीतर से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति हाथ में लालटेन लिए बाहर आए। उनके चेहरे पर एक अजीब शांत मुस्कान थी। अरे, इतनी रात को मेहमान! बाहर तो बहुत तेज बरसात हो रही है भाई। इस घने जंगल में रुकना सही नहीं है। अंदर आ जाओ। प्रणाम मास्टर जी, हम लोग रास्ते में फंस गए थे। क्या हम थोड़ी देर के लिए आपकी इस शाला में शरण ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल की दीवारें तुम्हें इस बारिश और ठंड से बचा लेंगी। वैसे भी जो यहाँ एक बार आता है वो खाली हाथ कभी नहीं जाता। धन्यवाद मास्टर जी, सच में आप तो हमारे लिए भगवान का रूप बनकर आए हैं। वरना इस अंधेरे और सुनसान जंगल में हमारा क्या होता। हाँ मास्टर जी, मैं तो सोच रहा था कि अब हमारी ये रात कैसे कटेगी, पर आपने हमारी मदद करके हमें बहुत बड़ी हिम्मत दे दी है। धन्यवाद किस बात का, ये तो मेरा काम है। ये स्कूल हमेशा से मेहमानों के लिए खुला रहता है। चलो अंदर आ जाओ। वे दोनों मास्टर जी के साथ स्कूल के अंदर एक बड़े क्लासरूम में चले जाते हैं। वहां का नजारा देखकर शंकर थोड़ा हैरान रह जाता है। अरे, इतनी रात को ये बच्चे यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? चारों तरफ इतनी खामोशी क्यों है? बेटा, तुम स्कूल नहीं जाते क्या? तुम्हारी उम्र के बच्चे तो इस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। जाता हूँ मास्टर जी, पर सच बताऊं तो मैं पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छा नहीं हूँ। रोज गुरुजी से मार पड़ती है, इसलिए मन नहीं लगता। अरे कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम पढ़ने में कमजोर हो तो हम तुम्हें सिखा देंगे। हमारे पास जो एक बार आ गया वो सब सीख जाता है। आपकी बहुत कृपा होगी मास्टर जी। चलिए, अब रात काफी हो गई है। अगर आप कहें तो हम यहीं फर्श पर एक कोने में सुबह होने तक सो लें। हाँ हाँ, बिल्कुल आराम करो। तुम्हें जो करना है करो, पर यहां से जाने की जल्दी मत करना। शंकर और लखन कमरे के एक कोने में अपनी सूती चादर बिछाकर बैठ जाते हैं। बच्चे अब भी बिना हिले डुले अपनी पढ़ाई में मग्न थे। लखन, ओ लखन, तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा इन लोगों के बारे में?
मुझे तो इनकी बातें और तौर तरीके कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अरे बाबा, आप फिर से शुरू हो गए। सो जाओ आप आराम से, सब ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है। बेवजह की शंका मत पालिए। देख लखन, ये दुनिया हमेशा वैसी नहीं होती जैसी आंखों को दिखाई देती है। कभी कभी इंसान को वही नजर आता है जो वो देखना चाहता है। बाबा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, सुबह जल्दी निकलना भी है। अब आप भी सो जाइए। असलियत तो हमेशा परछाइयों के पीछे छिपी होती है। भगवान हमारी रक्षा करे। रात धीरे धीरे कटती गई। लखन गहरी और बेफिक्र नींद में सो गया। वहीं उसका पिता शंकर पूरी रात जागता रहा। खिड़की से आती ठंडी हवा और अजीब सी सिसकियों को सुनता रहा। अगली सुबह जैसे ही बादलों को चीरकर सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, मौसम बिल्कुल साफ हो चुका था। शंकर और लखन बिना किसी से कुछ कहे तुरंत वहां से निकल गए। अरे शंकर भाई, बड़े थके हुए लग रहे हो दोनों बाप बेटा। कल रात तो बहुत ही भारी आंधी तूफान था। तुम लोग कहाँ रुक गए थे रात को? अरे भाई मत पूछो, कल रात तो साक्षात काल मंडरा रहा था हमारे ऊपर। अगर वो जंगल के बीच वाला स्कूल ना मिलता तो कल हम दोनों रास्ते में ही मर जाते। स्कूल? कौन सा स्कूल भाई? उस घने जंगल के भीतर तो दूर दूर तक कोई इंसानी बस्ती ही नहीं है। अरे वहीं बीच रास्ते में जो बड़ा सा स्कूल है, वहां के मास्टर जी बहुत भले आदमी हैं। उन्होंने हमें रात भर रहने की जगह दी, वरना हमारा बचना मुश्किल था। हाँ हाँ चाचा, और मास्टर जी ने तो मुझसे यह भी कहा कि वो मुझे अपनी क्लास में पढ़ाएंगे भी। मुझे तो वो जगह बहुत अच्छी लगी। क्या क्या कह रहे हो शंकर भाई? तुम लोग कल रात उस जंगल वाले स्कूल में थे और वहां तुम्हें मास्टर जी और बच्चे मिले? हाँ बिल्कुल मिले। खुद मास्टर जी ने लालटेन लेकर हमारा स्वागत किया था। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है भाई? अरे मती मारी गई है क्या तुम दोनों की? वो स्कूल तो पिछले कई सालों से खंडहर पड़ा है, पूरी तरह बंद है, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। अरे चाचा, आप भी बाबा की तरह सुबह सुबह मजाक करने लगे। हम खुद वहाँ सोकर आ रहे हैं, कोई सपना थोड़ी देख रहे थे। ये कोई मजाक नहीं है बेटा। सालों पहले वहाँ के मास्टर और बच्चों के साथ एक बहुत भयानक हादसा हुआ था। अचानक स्कूल में आग लग गई थी और कोई जिंदा नहीं बचा था। क्या आग लग गई थी? पर यह कैसे मुमकिन है? हमने तो अपनी आंखों से देखा है। शंकर भाई, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पूरा इलाका जानता है कि वो जगह शापित है। वहां अब सिर्फ मरी हुई आत्माएं भटकती हैं। जो भी वहां रात को जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता। तुम लोग वहां से जिंदा कैसे आ गए? भागो यहां से और सीधे अपने घर जाओ। चाय वाले की यह खौफनाक बात सुनकर शंकर और लखन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोनों के होश उड़ गए और बिना कुछ सोचे समझे वे पागलों की तरह अपने घर की तरफ भागे। उस खौफनाक रात और चाय वाले की चेतावनी के बाद शंकर और लखन जैसे तैसे अपने घर पहुंच गए थे। रात भर की दहशत के बाद थककर वे सो गए। लखन, अरे ओ लखन, सुबह हो गई है बेटा, उठ जा। बैलों को चारा पानी देना है, बहुत देर हो रही है। कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। शंकर को कुछ अजीब लगा। उसने लखन के कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन बिस्तर पूरी तरह खाली पड़ा था। लखन, तू सुबह सुबह कहाँ गया है बेटा? इतनी सुबह तू बाहर कैसे जा सकता है? घर में तो कोई भी नहीं है। शंकर ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, लेकिन लखन का कोई नामो निशान नहीं मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। चाय वाले भाई, तुमने मेरे लखन को देखा क्या? वो सुबह से घर पर नहीं है। कल रात वो बहुत डरा हुआ था। क्या वो तुम्हारे पास आया है? नहीं शंकर भाई, लखन यहाँ नहीं आया। लेकिन कल मास्टर जी ने उससे जो कहा था वो शब्द मेरे कानों में अब भी गूंज रहे हैं। क्या कहा था? जल्दी बता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बेटा कहाँ गया? मास्टर जी ने कहा था कि हम तुम्हें सिखा देंगे। हमारे पास जो एक बार आ गया वो कभी नहीं जाता। हे भगवान, अब मुझे समझ आया। शंकर को सब समझ आ गया। मास्टर जी की वो खौफनाक बातें
उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगी। वो बिना सोचे जंगल की तरफ दौड़ा। लखन, बेटा तू वहां मत जा, मैं आ रहा हूं। शंकर हांफता हुआ उस पुराने स्कूल के सामने पहुंचा। दिन के उजाले में स्कूल अब कोई मेहमान खाना नहीं, बल्कि राख और जली हुई काली दीवारों का ढेर लग रहा था। लखन, लखन कहाँ है तू बेटा? अपने बाप को छोड़ के मत जा। देख मैं आ गया हूं। तभी अंदर एक जली हुई क्लासरूम से बच्चों के हंसने और मास्टर जी की आवाज सुनाई दी। शंकर खिड़की के पास जाकर अंदर झांकता है। शाबाश लखन, देखा मैंने कहा था ना कि तुम हमारी क्लास में आओगे तो सब सीख जाओगे। अब तुम कभी यहाँ से नहीं जाओगे। हाँ मास्टर जी, अब मैं यहीं पढ़ूंगा। मुझे यहाँ रहने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लखन बेटा बाहर आ, वो लोग इंसान नहीं हैं। लखन मेरी तरफ देख, मैं तेरा बाप हूं। शंकर की चीख सुनकर क्लास के सारे बच्चे और वो मास्टर जी धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखते हैं। उनकी आंखें पत्थर की तरह स्थिर थीं। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। मास्टर जी कह रहे हैं कि मेरा घर अब यही क्लासरूम है। आप यहाँ से चले जाइए। नहीं लखन, ऐसा मत कर, ये सच नहीं हो सकता। भगवान तूने मेरे साथ ये क्या कर दिया? शंकर वहीं जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे समझ आ गया कि वह अपने बेटे को हमेशा के लिए उस शापित पाठशाला के अंधकार में खो चुका था। वो दिन और आज का दिन शंकर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस शापित स्कूल ने उसका सब कुछ छीन लिया। इसलिए कहता हूं, कभी उन रास्तों पर मत जाना जो इंसान के बनाए नहीं होते। काका, ये कहानी क्या ये वाकई सच है? सच है या झूठ, ये तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। बस ये याद रखना, बारिश की काली रातों में जो स्कूल दिखाई दे, वहां कभी रुकने की भूल मत करना। बाहर बारिश अब भी मूसलाधार बरस रही थी। चारों तरफ अंधेरा था और टपरी के बाहर सन्नाटे में किसी के चलने की धीमी धीमी आहट सुनाई दे रही थी।